निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ को एंकर जुड़े हुए हैं शांतनु कुमार बैनर्जी। शांतनु कुमार बैनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद। ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ब्रजेश जी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के जयपुर से। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और जुड़े हुए हैं हमारे साथ कल्याण जी, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका भी स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, सबका धन्यवाद सर। सर, आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप क्या है, इसका कानून क्या है। क्योंकि आए दिन लोगों को कानून तो पता नहीं होता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में लोग बैठ जाते हैं, ले जाते हैं, बाद में इसकी कानूनी प्रक्रिया भी चालू हो गई है। हमारे साथ एडवोकेट साहब आए हैं, ये तो कानून की प्रक्रिया बताएंगे। उससे पहले भी हम डिबेट स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर बाद में एडवोकेट साहब से बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कानूनी प्रक्रिया से पहले हमारे जो को एंकर साहब हैं शांतनु बैनर्जी, आप इसको टेक ओवर करें। शांतनु जी, प्लीज टेक ओवर। धन्यवाद सुशील जी। लिव इन रिलेशनशिप, जैसा कि नाम से हमको लग रहा है, आजकल भारत में, अपने देश में बहुत ज्यादा इसका रुझान चल रहा है। जो युवा वर्ग है वो बिना शादी किए साथ रहने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। उसके कई कारण हैं, सामाजिक कारण है, पारिस्थितिक कारण है, लेकिन जो लिव इन रिलेशन भारत में है वो पश्चिमी देशों के लिव इन रिलेशन के मुकाबले में कुछ अलग है। अब ये किस तरह से अलग है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कल्याण जी भी हैं, वकील साहब ब्रजेश जी भी हैं। तो जैसे सुशील जी ने बताया कि पहले हम कल्याण जी की ओर मुखातिब होते हैं। कल्याण जी से हम सुनना चाहेंगे कि आप लिव इन रिलेशन के बारे में आपकी क्या राय है और पश्चिमी देशों से भारत में ये किस तरह से अलग है। धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए। इसके चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आज का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। ये पहले वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न में जो है चालू हुआ है, मगर अब धीरे धीरे करके इंडिया में भी ये पांव पसारने लगा है। और जैसा लिव इन रिलेशनशिप, ये इंग्लिश वर्ड है, और इसके आधार पर भी देखते हैं तो ये लगता है कि जैसा साथ साथ रहने का एक व्यवहार या साथ रहने की एक सहमति। आज के युग में हमारा जो आज का युवा है वो अपने पांव पर खड़े होने के चक्कर में ओवर लिमिट हो रहा है, ओवर एज हो रहा है। क्योंकि एक वैवाहिक एज जो है गवर्नमेंट ने 21 साल डिसाइड कर रखी है, और वो 21 साल बाद में भी पढ़ना चालू करता है और वो कहता है कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, उसके बाद में मैं शादी करूंगा। और एक ये ह्यूमन बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, उसके चलते वो 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल तक शादी नहीं करता। और इसी चक्कर में अब धीरे धीरे करके भारत में भी एक रिलेशनशिप ट्रेड चालू हो गया है। तो अमेरिका में, ब्रिटेन में कॉमन चीज है, और जो कुछ कंट्रीज है, मॉडर्न कंट्रीज है, यूएई है या ईरान है, इराक है, वहां पर इसको अच्छा नहीं मानते, और वहां पे इस तरह के रिलेशन में रहने के कोई पकड़ा जाता है तो उसको पत्थर से संसार कर देते हैं। संसार का मतलब होता है उसको मार देना, मगर यहाँ पर उस तरह का एक परिपाटी नहीं है। हम यहाँ पर जो एक सनातनी कल्चर है, और मैं ये मानता हूँ कि ये जो फॉरेन से रिलेटेड जो रिलेशनशिप यहाँ पर चालू हो रहा है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है और नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं, हालांकि यहाँ पर जो है लागू नहीं है ये, मगर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है कि यदि दो वयस्क आदमी
अपनी सहमति से साथ रहते हैं और वो इसका रिलेशन बनाते हैं, तो वो वैध है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, उसमें उन दोनों का एक क्राइटेरिया है जो भरना पड़ता है, दोनों की सहमति होती है, दोनों की एज होती है और उनका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगता है। तो वो चीजें जो है सर्टिफिकेट के थ्रू बनवाई जाती है और उसके बाद में वो साथ रह सकते हैं। मगर उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि सर्टिफिकेट बन जाना ही एक ये भी नहीं है कि सर्टिफिकेट बन जाए और आदमी साथ में रहना चालू कर दे या शिमला घूमने चले जाए या गोवा घूमने चले जाए। अगर इस तरह का करता है तो उसको बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों से सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो कपल लिविंग रिलेशन में रह रहा है वो बिना बताए घर से जाता है और उसके पेरेंट्स जो है गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जो 346 आईपीसी की धारा है, वकील साहब अच्छी तरह जानते हैं, तो वो उसके लिए नुकसानदायक है, वो आगे जाकर उसके लिए बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न कर देगी और ये दिक्कत है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो दो समझदार आदमी और वयस्क आदमी, बालिग आदमी अपनी रजामंदी से एक साथ रहते हैं और एक साथ रहने का जो मानस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये लिव इन रिलेशनशिप है। मगर अभी इंडिया में ये लागू नहीं हुआ है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इंडिया के हिसाब से सुटेबल नहीं है, इंडिया में इसको बैन करना चाहिए और इसके प्रति जो है ना लोगों को जागरूक करना चाहिए। ओवर टू यू सर। जी जी। धन्यवाद कल्याण जी। मेरा जहां तक मेरा संज्ञान है, मेरे संज्ञान में ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निश्चित रूप से अपनी कोई ऐसी प्रक्रिया या गाइडलाइन नहीं दी है, लेकिन कुछ केस स्टोरीज हैं, केस हिस्ट्रीज हैं, वो केस हिस्ट्रीज का साइटेशन देकर कुछ मुकदमे लड़े गए हैं। इसमें वकील साहब बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। जहां तक मेरे ख्याल से ये सेक्शन 125 है, तो उसमें कुछ चीजें हैं जैसे मेंटेनेंस है, वो जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी है, उनका इनहेरिटेंस है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कानून के दायरे में आती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ब्रजेश जी से ये पूछना चाहूंगा कि वकील साहब ये बताएं कि जो शादी है, कानूनन शादी और लिव इन, इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, और जो कानून के दायरे में अगर हम इसको उस हिसाब से देखें तो हमको क्या क्या लाभ या हानियां हैं, या हमको लाभ नहीं मिलेंगे अगर हम लिव इन में रहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें विजय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद आप सभी को और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। देखिए आदरणीय कल्याण जी जब बात बताई है सामाजिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से बताई, और आपने चूंकि इस मुद्दे को उठाया लिव इन रिलेशनशिप, एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताऊं सर कि जब हमारा संविधान बना था 1947 में, आपने दो तीन चीजें बताई, मैं आप सहमत हूँ इन बातों से। इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या होगा, मैं इन पर भी प्रकाश डालूंगा। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। 1947 में जब हमारा संविधान बना था तो एक महत्वपूर्ण आर्टिकल डाला गया था संविधान में, उसका नाम है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 की भाषा है ना, सब भाषा, वो कई प्रकार की स्वतंत्रताएं और कई प्रकार के अधिकारों को जन्म देती है, और उन अधिकारों में से ही एक ये लिव इन रिलेशनशिप आया। उस भाषा के बारे में बताता हूं सर कि वो उसकी भाषा है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसको लोगों ने किस प्रकार से इंटरप्रेट किया, लिव इन रिलेशनशिप के परिदृश्य में अगर मैं बात करूं तो उसको लोगों ने इंटरप्रेट किया कि भाई हम बालिग हैं, हम हमारा निर्णय ले सकते हैं, शादी करना, दोबारा शादी करना, डाइवोर्स लेना ये लंबी प्रक्रिया है, और हम शादीशुदा एक इस तरह से रह सकते हैं, हमको हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रकार की जब दलील दी गई तो ठीक है साहब, जब आप मान रहे हो, तो एक ऐसा मामला आया था जिसका बात बताता हूं सर मैं, लता सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश, ये 2006 का मामला है साहब।
ये अंतरजातीय, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दी थी। मान लिया अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। लेकिन इसमें फिर मुद्दा आया कि साहब मुझे जो है घर वालों से धमकियां मिल रही हैं, तो धमकी को भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मान्यता दी कि भाई धमकी तो एक अपराध है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। अर्थात लिव इन में रहने वाले अपने लिविंग पार्टनर के रहते हुए, जो आपके जो युगल है, पति है पत्नी के जीवित रहते हुए, अब कानूनी तौर पर आर्टिकल 21 की आड़ लेकर के एक लिव इन रिलेशनशिप में आ गए आप। अब वहां से फिर ये 2006 में चला। अब इसमें चैलेंज कहां पर आया सर? लिव इन रिलेशनशिप में चैलेंज आया सर, इसमें एक बहुत बड़ा एक कांड हुआ था दिल्ली में। उसका नाम है श्रद्धा वाकर करके, श्रद्धा वाकर कांड कह सकते हैं उसको। उसमें क्या हुआ था, एक आफ्ताब नाम के लड़के ने श्रद्धा नाम की लड़की को, जो कि दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले थे, दिल्ली में रहते थे, आके एक फ्लैट में रहते थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, और उसके करीब 20-25 टुकड़े किए थे उस लड़की के। श्रद्धा नाम की लड़की के 2020 में कई टुकड़े किए गए थे और उसकी बॉडी को जो जगह जगह फेंका गया था। तब एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा बना कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं जहां पर समाज की कोई सहमति नहीं होती है, घर वालों की कोई सहमति नहीं होती है, तो इस प्रकार के कांड को रोकने के लिए कोई हमारे पास में कानूनी प्रावधान होना चाहिए, कुछ लीगल प्रोविजंस होने चाहिए। अच्छा, पिछले साल का एक मुद्दा बताता हूँ आपके लिए सर। पिछले साल एक मध्य प्रदेश में एक मामला आया था 2024 में। 2024 में जब मामला आया था तो मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या बताया था कि साहब जो है मुस्लिम लड़का यदि किसी मूर्ति पूजक लड़की से विवाह करता है तो वो विवाह निषेध है, उसको कोई कानूनी मान्यता नहीं है, उसको अपराध माना जाएगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा हराम है और मूर्ति पूजक लोग जो है वो काफिर होते हैं, तो उनसे कोई किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध नहीं बनाया जा सकता है। ये 2024 में आया था ये मामला। अब आते हैं सर इसमें जो आपने बात बताई कि रिलेशनशिप में क्या कोई कानूनी प्रावधान है। हालांकि इसमें नेशनल लेवल पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नेशनल लेवल पर सरकार का कोई ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कानून नहीं बना है। लेकिन उत्तराखंड ने एक अटेम्प्ट किया है, एक प्रयास किया है पिछले साल यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक प्रावधान दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक जो प्रावधान दिया है उसमें है आपका, यह है कि आपका धारा 381 में आपका साहब जो है कहती है कि साहब जो है आपका जांच की जाए, उसके रिश्तेदारों साझेदारों से वैवाहिक स्थिति के बारे में थोड़ा जांच करें। लेकिन इसमें भी कोई ऐसा कोई कानूनी ज्यादा बड़ा प्रावधान नहीं है। अब इसमें समस्या कहाँ आती है सर कि हमारे यहाँ पर भारत में इसकी प्रस्तावना को भी देखें, हमारे संविधान की प्रस्तावना को भी देखें। संविधान की प्रस्तावना में हमारा जो संविधान है वो सोशलिस्ट है, अर्थात सामाजिक है। हमारा संविधान सामाजिक है। जब सामाजिक है शब्द आ गया तो जितने भी आपकी संस्थाएं हैं, पारिवारिक संस्था, आपकी राजनीतिक संस्थाएं, आपकी प्राइवेट संस्थाएं, उनमें भी सामाजिकरण का होना आवश्यक है। और चूंकि हमारी फैमिली होती है वो सर एक समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। सोशल जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से बता सकते हैं कि जो हमारा समाज होता है वो परिवार से शुरू होता है। The smallest unit of the socialism is our family. तो वहां से जब यहाँ से जब फैमिली का आधार शुरू होता है तो फैमिली के लिए सरकार ने 1973 में जो हमारा भारतीय जो संहिता बनाई थी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 125 में यहां तक एक पुरुष को एक ड्यूटी दी गई थी कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा यदि नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, तो उस पर दंड लगाया जा सकता है एक भरण पोषण के नाम पर। कोर्ट उसको भरण पोषण के लिए बाध्य कर सकता है। और एक 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आया और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पत्नी को एक विशेष अधिकार प्राप्त है महिला होने के नाते
पत्नी को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो पति के विरुद्ध अपनी शिकायत कर सकती है, मतलब कुछ ऐसा अगर होता है तो। लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप में समस्या कहां पर आती है सर, कि परिवार से हमारे जो हिंदू कानून और मुस्लिम कानून जो जुड़े हुए हैं, उनमें संपत्ति का अधिकार है, उत्तराधिकार का अधिकार है, बंटवारे का अधिकार है, आपका देखभाल का अधिकार है। लेकिन अब जब रिलेशनशिप में आए तो ये विवाह तो है नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैरिज लाइक, लेकिन मैरिज नहीं है, क्योंकि मैरिज से ही आपके उत्तराधिकार प्रारंभ होता है, मैरिज से ही आपका वसीयत प्रारंभ होती है, मैरिज से ही आपका संपत्ति के जो बच्चों के राइट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब इसमें जो मुद्दा है वो आपका, ये जो चीजें हैं सर, इसमें कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे सुलझेंगी ये तो अभी जो है, अभी आने वाले टाइम में और इंटरप्रिटेशन होगा। एक मैटर आया था लिव इन पार्टनर के लिए कि उत्तराधिकार का कोई वैसे अधिकार तो मौजूद नहीं है, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यवस्था दी थी, वेलुस्वामी वर्सेस पच्चैमल 2010 में। इसमें माना कि भाई अगर इसके दौरान लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर जो संपत्ति अर्जित होती है उसमें पार्टनर अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं, अर्थात जो पैतृक संपत्ति है उस पर अभी भी कोई सहमति नहीं है, क्योंकि पैतृक संपत्ति एक बड़ा कानूनी विषय बन गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे करके एक नया फ्लड गेट खोल दिया है, नए द्वार खुल गए हैं कानूनी पेचीदगियां आने के लिए। अब नई नई जो पेचीदगियां हैं उस पर कब ये हमारी जो संसद है, कब हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं इस पर वो संज्ञान लेकिन लेंगे, ब्रिजेश जी, ये देख। ब्रिजेश जी, जी आप जहां तक मेरा ख्याल जाता है कि जो सेक्शन 125 है, तो ये सेक्शन 125 तो मेंटेनेंस का अधिकार देता है लिव इन रिलेशन में, क्या ऐसा सही है? आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में एक मेंटेनेंस का अधिकार देता है, लेकिन उसकी जो 125 की भाषा को देखिए। सेक्शन 125 की जो भाषा है वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अर्थात पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता, यही शब्द है उसमें, लिव इन पार्टनर का कोई जिक्र नहीं है। तो अर्थात लिव पार्टनर में यदि कोई लेडी मांगना चाहे गुजारा भत्ता तो उसको नहीं दिया जा सकता, कोर्ट इसमें मना कर सकता है। साथ में जो बच्चों के लिए जो है, जो इनहेरिटेंस है और कस्टडी है, अगर कस्टडी की बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि जिस तरह से वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंध से जो बच्चे होते हैं, तो लिव इन रिलेशन में भी जो बच्चे होंगे तो उनका कस्टडी का वही अधिकार रहेगा और इनहेरिटेंस का भी वही अधिकार रहेगा। तो क्या ये सही है? देखिए सर, ये जी ये मैटर है आपका केस टू केस डिसाइड होता है। केस टू केस का मतलब है कि बच्चों के लिए तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने और वेरियस हाई कोर्ट्स ने ये व्यवस्था दी है बच्चों के बारे में विशेष तौर पर, कि किसी भी बच्चे को लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट न माना जाए। वैध बच्चे, अवैध बच्चे, बच्चे बच्चे हैं, कोई अवैध नहीं है, कोई वैध नहीं है, मतलब बच्चे ही हैं, सारे के सारे बच्चे वैध ही हैं, भारत के सारे वैध वैध नागरिक है हैं, सारे, बिल्कुल बिल्कुल। सारे के सारे। पहले होता था, पहले ये शब्द अपनी यूज होती थी इलेजिटिमेट, जिसको बोलते थे हम, बोले नाजायज संतान। लेकिन नाजायज, माननीय बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बोला है कि नहीं, बच्चे बच्चे हैं और उनकी देखभाल करना माता पिता का भी कर्तव्य है और सरकार का, समाज का भी कर्तव्य है। और यदि इस प्रकार से कोई उनको चाइल्ड अब्यूज करता है तो उसको पनिशमेंट का भी प्रावधान है। तो बच्चों के लिए प्रावधान है सर मेंटेनेंस का, बच्चों के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान है, इसको मैं रीट्रेट कर रहा हूं। लेकिन लिव इन पार्टनर के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान केस पर डिपेंड करेगा, मतलब क्लियर प्रावधान नहीं है। न्याय की बात करने के बाद, धन्यवाद ब्रिजेश जी, न्याय की बात करने के बाद एक बार फिर हम कल्याण जी की तरफ आते हैं। कल्याण जी, अब ये सामाजिक के जो इसकी बातें हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि प्राचीन समय में जिस तरह से गंधर्व विवाह होते थे, वो गंधर्व विवाह तो समाज के उसमें स्वीकृत नहीं थे, लेकिन गंधर्व विवाह होते थे, वो भी एक तरह का ये लिव इन रिलेशन ही हुआ करता था।
जो राजा महाराजा भी करते थे, दूसरे जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी करते थे। तो क्या ये लिव इन रिलेशन एक गंधर्व विवाह की एक दूसरी प्रक्रिया नहीं है? और उसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर विवाह के संबंध होंगे और फिर अगर वो पटरी नहीं बैठती है, तो आजकल के जमाने में जिस तरह से विवाह विच्छेद के जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है, कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है, उसमें मेंटेनेंस देना और तरह तरह के बार बार कोर्ट में जाना, क्या ये ज्यादा सुविधाजनक नहीं है कि दो व्यस्त व्यक्ति आपसी रजामंदी से साथ साथ रहें? जब तक रहना चाहें बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी रहें, अब जब नहीं रहना चाहें तो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएं। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप क्या कहना चाहेंगे कल्याण जी? देखिए, इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। ये जयपुर रिजाइनर्स है, जो उनके भी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ललित्य के नाम से एक केस चल रहा था और उन्होंने रामबाग की प्रॉपर्टी अपनी स्टाफ वाइफ को, और कोर्ट ने उनको डिसाइड किया है बाद में कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, क्योंकि वो दूसरी पत्नी की थे। इधर गायत्री देवी जो है, जिनके भवानी सिंह है, और अन्य जो इनके जगत सिंह है, इनके जो वैवाहिक पत्नी से हुए जो गायत्री देवी थी, इसके साथ में अन्य पत्नी से भी उनके एक संबंध थे, और वो एक जो गंधर्व विवाह आप कह रहे हो या लिव इन रिलेशनशिप कह रहे हो, उसी के थ्रू बाद में उन्होंने आकर यहाँ पर कोर्ट में केस किया, और यहाँ की जो रामबाग प्रॉपर्टीज है, जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह है, कुछ प्रॉपर्टीज पे अपना दावा किया। और मैं समझता हूँ कि आज भी वो प्रॉपर्टी उनके हक में है, या कोर्ट ने बहुत कुछ उनके हक में दिया है। तो ये पहले भी चलता था और अभी भी है। मगर हिंदू विवाह एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें बच्चों का लिए या मेंटेनेंस के लिए, जो आप बता रहे हो कि धारा 125 है आईपीसी की, मेंटेनेंस नेसेसरी है। अगर आदमी शादी करता है, बाद में लिव इन रिलेशन में भी अगर रहता है, और शादीशुदा पत्नी से अगर कोई उसके संतान है, तो हिंदू विवाह एक्ट में वो उसकी प्रॉपर्टी के बराबर के हकदार है, और धारा 125 के तहत वो मेंटेनेंस के भी हकदार है। आप उससे मुकर नहीं सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैं तो अब जो है लिव इन रिलेशन में रह रहा हूँ और मैं अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर सकता। तो हमारा जो हिंदू विवाह एक्ट है, उसमें बहुत खुलकर, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि पेरेंट्स है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, वो एक आपकी लाइबिलिटीज है, क्योंकि आपने हिंदू विवाह एक्ट के तहत शादी करते हैं, और उसके तहत जो आता है उसकी जिम्मेदारी उठाना, या उनका खर्चा वहन करना, या उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना, ये कोर्ट मानता है। मगर ये लिव इन रिलेशनशिप है, ये एक अन्य है, इसमें सिर्फ रजामंदी है। अगर दोनों वयस्क है, दोनों वयस्कों ने रजामंदी से अगर कोई संतान उत्पत्ति करी है, तो वो दोनों उसके हकदार है, दोनों उसके जिम्मेदार है उसकी मेंटेनेंस के। खाली सिंगल आदमी उसका मेंटेनेंस का जिम्मेदार नहीं है, उसको पत्नी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना पति है, क्योंकि दोनों का लिव इन रिलेशन का एक एग्रीमेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ही भास्कर में एक न्यूज छपी है नहीं, कि एक पति ने प्रेमिका, जो उसकी वाइफ किसी के साथ में लिव इन रिलेशन में रह रही थी, चाकू से उसका मर्डर कर दिया। तो आज के ही भास्कर में लिखा है कि एक न्यूज छपी है जिसमें इस तरह के केसेज है। तो ये चीजें यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा एक कहते हैं कि सनातन धर्म है, या फिर एक हमारी परिपाटी है, या हमारे को जो बचपन से सिखाया जाता है। नहीं कल्याण जी, जहां तक मेंटेनेंस की बात आती है, मेंटेनेंस स्त्री पुरुष के बीच की बात है। वो स्त्री को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की तो वो कस्टडी की बात हो जाती है। तो ये कस्टडी और मेंटेनेंस ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि वकील साहब बताएंगे आपको कि मेंटेनेंस जो है, वो मेंटेनेंस जो स्त्री है, जैसे अगर विवाह है तो विवाह में जो पत्नी है वो मेंटेनेंस मांगती है। इसी तरह से बात यह है कि जहां तक लिव इन रिलेशन है, तो लिव इन रिलेशन में क्या वो स्त्री मेंटेनेंस की हकदार है या नहीं है। जहां तक बात कस्टडी की है, तो कस्टडी भी वही बात है कि जो विवाहोत्तर जो संबंध है, विवाहोत्तर संबंध से जो बच्चे होते हैं, तो क्या वही कस्टडी राइट लिव इन रिलेशन पे बच्चों को मिलेगी? ये जैसे ब्रिजेश जी ने बताया कि ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वस्तु स्थिति को देखकर डिपेंड करता है।
उसके ऊपर ये परिस्थिति जन्य चीजें हैं ये। जहां तक मैं आपसे जो मेरा प्रश्न था वो ये था कि क्या जो पुराने समय में जो गंधर्व विवाह था, क्या उसके समकक्ष ये लिव इन रिलेशन नहीं है? दूसरी चीज ये कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर विवाह विच्छेद होता है तो ये जो लंबी चौड़ी न्यायिक प्रक्रिया है, क्या उससे अच्छा ये नहीं है कि दो वयस्क जब तक हंसी खुशी साथ रहना चाहें रहें, जब नहीं रहना चाहें दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं? तो इसमें बुराई क्या है? जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है तो बालिग होता है, बालिग आदमी अपने निर्णय ले सकता है। और यही हमारा लोक कहता है कि जो व्यक्ति समझदार है, वयस्क है, वो अपनी मनमर्जी का मालिक है। वो जिसके साथ में चाहे रह सकता है और जिसको चाहे छोड़ सकता है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये उसी तरह का है जैसा गंधर्व विवाह होते थे, क्योंकि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, पहले भी लोग बाग राजा महाराजा एक नहीं 5-5, 10-10, 12-12, 15-15 रानियां रखते थे और उनके लिए अलग से एक हरम की व्यवस्था होती थी, या जिसे कहते हैं जनाना जनाना महल अलग से बनाया जाता था। तो ये पहले भी चलता था, सिर्फ अब ये है कि इसका नाम बदल दिया गया है, इसका रूप बदल दिया गया है। पहले राजा महाराजा के पास में मेंटेनेंस की कोई कमी नहीं थी, वो जब तक जीती थी तब तक खाती थी, रहती थी, सब कुछ करती थी। मगर आज के युग में मेंटेनेंस जो 125 एक्ट है आईपीसी की धारा, इसमें मेंटेनेंस की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज का युवा या आज का व्यक्ति राजा महाराजा नहीं है, उसके पास में इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उनको मेंटेनेंस दे सके या कर सके। तो ये तो डिपेंड करता है, जैसे वकील साहब ने कहा कि केस टू केस डिपेंड करता है, या टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कौन आदमी किस तरह का है, उनका क्या बिल्कुल रिलेशनशिप है, बिल्कुल और क्या उनका एक्ट है, और बिल्कुल क्या उनका अनुरोध है। वो तो सर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कल्याण जी, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी, ये आज का जो विषय है, नमस्कार, ये आज का जो विषय है ये बड़ा समकालीन विषय है, लिव इन रिलेशनशिप का। आजकल का युवा वर्ग इसी तरफ रुझान उसका इसी तरफ है कि लिव इन रिलेशनशिप पे आ जाए, जब तक चाहें साथ रहें और जब चाहें फिर अपने अपने रास्ते चले जाएं। लेकिन उसके पीछे की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बारे में ब्रिजेश जी ने हमारा काफी मार्गदर्शन किया, वो हमको अवलोकित किया है कि क्या क्या चीजें हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी राय में क्या है, ये प्राचीन सभ्यता में, जैसे मैं कल्याण जी को बता रहा था, क्या गंधर्व विवाह जैसा ही ये एक परंपरा ये नई चल पड़ी है, या आप कैसे देखेंगे इसको कि प्राचीन रूप में और आज के नए युग में दोनों में ये लिव इन रिलेशन का आजकल के नए युवा वर्ग पर इसका क्या प्रभाव है? आप कुछ प्रकाश डालें स्वामी जी। जी जी। लिव इन रिलेशन का मतलब ये हुआ कि मतलब अपनी इच्छा से दोनों जोड़ों का साथ रहना और दोनों की प्रसन्नता से ही दोनों का जो है अपना तालमेल। पर कभी कभी क्या होता है कि उससे कुछ हम ये समझते हैं कि शायद मेरे को अनुमान ये लगा है कि ऐसे में लिव इन रिलेशन हिंदुओं में तो हो तब तो खतरा इतना नहीं है, लेकिन अगर हिंदू और मुसलमान किसी हटके किसी दूसरे धर्म से जब हो जाता है वहाँ खतरा होता है। खतरा इसलिए खतरा इसलिए होता है कि कभी 36 टुकड़े हो जाते हैं, कभी 72 टुकड़े हो जाते हैं। अगर वो लड़की वहां चली जाती है तो भी हिंदुओं के लिए खतरा पैदा हो जाता है। अगर वो लड़की अगर वो धर्म स्वीकार नहीं करती है तो भी उसकी जान का खतरा है। तो मतलब वहां तो खतरे खतरे हैं। एक बात तो ये हो गई। अब रही हिंदुओं की बात। हिंदुओं की लिव रिलेशन में जो है जाति देखा जाता है, उसमें वर्ण देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, ये सब बातें देखी जाती है, बड़ी बारीकी से देखा जाता है, तब रिश्ता किया जाता है। पर ऐसा अब लग गया हमको कि कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप या बुजुर्गों के करे कराए रिश्ते कई बार वो भी टूट जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो रिश्ते कराए तो वो टूटेंगे नहीं। संभवत ऐसा है, ऐसा हो जाता है, ऐसे ही विघ्न आ जाते हैं। तो लिव इन रिलेशन का मतलब है कि पहले से अच्छी सी जानकारी होना रिश्ते के बारे में, कि हमको क्या जीवन के हम जीवन साथी बन रहे हैं, क्या हमारा जीवन और लाइफ दोनों क्या हम इस तालमेल से चल पाएंगे, क्या हम दोनों के जो है संस्कार या विचार मिल पाएंगे। तो इससे भी जानकारी का बड़ा अनिवार्य है। पहले तो जानकारियां बुजुर्ग लोग लेते थे, वहां के समाज से ली जाती थी, वहां के आसपास पड़ोसी से ली जाती थी। अब वो जानकारियां लड़का लड़की स्वयं आपस में मिलकर सारी जानकारियां ले लेते हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि एक तो रिश्ते के बारे में जो है कि वो रिश्ता मजबूत होगा
कि वो जैसे इसमें लिव इन रिलेशन में जब वो होंगे तो एक दूसरे की बात को पहले पहले भी होता था। पहले माँ बाप बोलते थे कि दोनों जाके मिलके आपस में अपनी बात करो, आप लोग जो है ठीक ढंग से जो है समझ लो, तो समझने का मौका उनको भी देते थे। वो भी चाहे वो कुछ समय के लिए होता था, लेकिन होता तब भी था, ऐसा नहीं है। अब रही बात इसकी कि ये धोखा क्यों होता है, ये गलत क्यों होता है, ये बाद में ऐसा हो जाता है। तो ये जो धोखा होता है, धोखा होने के लिए तो जिस आदमी के मन में जो है खोट है, तो वो तो धोखा हर जगह देगा, हर पल देगा। वो अपने माँ बाप को धोखा देगा, समाज को देगा, पूरे राष्ट्र को देगा। और जो व्यक्ति जो है हमेशा जो है उसकी मदद करने की या उसके सहयोग में जुटा रहेगा, तो वो कभी ऐसा धोखा ना घर में देता है, ना बाहर देता है, ना समाज को देता है। वो हमेशा एकजुट रहता है। तो कहने का मतलब ये अलग अलग मानसिकताएं होती हैं। अब एक जैसी मानसिकता सबकी नहीं है, पर हमारा कहना ये है कि जी इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई समाज में इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी स्वामी जी। लिविंग हाँ लिविंग स्वामी रिलेशन का जी, वो मतलब हमारे को, होता है जी स्वामी जी, मेरे को ऐसा लगता है कि समय सीमा हमारे पास थोड़ी सी कम है, इसलिए इसको इस वार्ता को समाप्त करने के पहले मैं एक बार फिर वकील साहब से ब्रिजेश जी की तरफ मैं मुखातिब होऊंगा कि इसको एक संक्षिप्त रूप से अब आप बता पाएंगे ब्रिजेश जी कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को क्या ऐसी कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए जो पश्चिमी देशों के मुकाबले में उसके समकक्ष हो, या आज की नई घटनाओं को देखते हुए कुछ फेरबदल होने चाहिए, या क्या आपको लगता है कि न्यायिक प्रणाली में क्या परिवर्तन होना चाहिए जिससे ये जो लिव इन रिलेशन है ये इसको प्रोत्साहित करे या हतोत्साहित करे? तो उसमें आप थोड़ा सा ये संक्षिप्त एक प्रकाश डाल दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलता है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था बोलती है, वो हमारे समाज के अनुसार ही बोल रही है। और हमारी न्यायिक व्यवस्था में मैरिज नाम का कंसेप्ट है। हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज, पारसी मैरिज, अर्थात मैरिज का कंसेप्ट है, लिविंग का कंसेप्ट नहीं है हमारे उसमें न्यायिक व्यवस्था में। ये तो आर्टिकल 20 की आड़ लेके लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, साहब हमें जीने का अधिकार है, ये है फलाना ढिमका। उससे कानूनी अड़चन क्या आती है लिव इन रिलेशनशिप से, कि आप जो है निर्धारित नहीं कर पाते कि भाई किसके लिए प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, किसके पास नहीं जानी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम है, हमारे यहाँ पर संपत्ति के बंटवारे का नियम है, हमारे यहाँ पर बच्चों का, हमारे यहाँ पर परिवार का नियम है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कोई नियम नहीं है, सारी संपत्ति ऑलमोस्ट सरकार के उसमें रहती है, स्वामित्व में। लेकिन हमारे यहाँ पर तो परिवार के पास भी रहती है, बच्चों के पास भी रहती है। तो इस प्रकार की चीजों को डील करने के लिए एक जो कंसेप्ट है, मैरिज को ध्यान में रखा जाए, मैरिज शब्द को ध्यान में रखा जाए। लिव इन रिलेशनशिप को ध्यान में रखा नहीं जाना चाहिए कि आज रहे कल खत्म, परसों फिर आ गए, फिर और कोई चले गए, ये नहीं। मैरिज नाम का कंसेप्ट होना चाहिए और मैरिज को ही ध्यान में रख के हमारे एक नेशनल लेवल पर कानून बनना चाहिए। जितने भी आपकी डीप स्टडी हो, 2006-5 से पहले जितने भी आपके जो साइटेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के और वेरियस हाई कोर्ट्स के लीगल ओपिनियन है, वो आए और उस पर एक पैनल बने नेशनल लेवल पर, और वो इसको मैरिज से ही जोड़े। और इसका एक बेस्ट उपाय है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसके प्रावधान डाले जाएं, तभी इन चीजों से आपको मुक्ति मिल सकती है। नहीं तो ये आज कल परसों, क्योंकि क्या है कि विवाह लिव इन में रहने लग गए, आप प्रोटेक्शन मांगते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए मांगते हैं, फिर उसके बाद में आपस में झगड़ा होता है तो उसमें फिर एक दूसरे से मेंटेनेंस मांगते हैं। ये चीजें हालांकि विवाह में भी होती हैं, विवाह में भी होती है, लेकिन उसमें मोनोगैमी होती है। उसमें मोनोगैमी अर्थात एक पत्नी या एक पति का सिस्टम, उसमें पॉलीगैमी वाला सिस्टम नहीं है, बाइगैमी सिस्टम नहीं है, बहु विवाह इस प्रकार का नहीं है हमारे यहाँ पर। तो मैरिज शब्द के अनुसार ये चीजें एक पॉलिसी बननी चाहिए। ब्रजेश बहुत जी, बहुत धन्यवाद बहुत बहुत ब्रिजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप का पार्ट 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं डिस्कस होने के लिए। क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है, ये कॉन्सेप्ट के बाद लिव इन एक्चुअली है क्या, ये पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय मेरे पास इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर। जय हिंद सर।